नमस्कार, मैं वंदना त्रिवेदी नगर मजिस्ट्रेट गोंडा आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम तथा छोटों को स्नेह। 15 जून को ही मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार को ज्वाइन किया और आज 17 जून है और मात्र 2 दिन में ही मेरे बहुत सारे छोटे भाई बहनों ने मुझसे संपर्क किया मैसेंजर और कमेंट्स माध्यम से कि मैम काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है तैयारी को लेकर के। किसी को प्री में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को मेंस में प्रॉब्लम हो रही है, किसी व्यक्ति को इंटरव्यू में प्रॉब्लम है, किसी को जीएस तैयार करने में प्रॉब्लम है। जब इतनी सैकड़ों की संख्या में मैसेंजर पे मेरे पास आप लोगों की रिक्वेस्ट आई तो मैंने कौस्तुभ जी से व्यक्तिगत मैसेंजर पे वार्ता की और पूछा कि क्या मैं एक वीडियो बना सकती हूँ आप लोगों के लिए। उन्होंने बड़े ही स्वीकारता के साथ कहा जी दीदी आप बिल्कुल इस पे बना सकती हैं। तो उसके बाद ये विचार आया कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने ये रखा जाए कि एक तैयारी के लिए वैज्ञानिक पद्धति क्या हो सकती है। वो तैयारी मात्र आपकी पीसीएस की तैयारी नहीं हो सकती है, वो तैयारी किसी भी चीज़ की हो सकती है, बैंक पीओ की हो सकती है, किसी अन्य विषय की हो सकती है। लेकिन ये एक वैज्ञानिक पद्धति है जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम को कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें और बीट कर ले जाएंगे। आप में से बहुतों का एक प्रश्न ये हो सकता है कि मैम आपका पहला सिलेक्शन 2001 में था और आपको एसडीएम बनने में 2011 लग गया, तो आप दूसरों को गाइडेंस कैसे दे सकती हैं जब आपको ही 10 साल लग गए एग्ज़ाम निकालने में। तो उन सभी को मैं बताना चाहूँगी कि मैंने एक परीक्षाएं ही कुल मिलाकर 4 दी। 2001 में सिलेक्शन हुआ, उसके उपरांत 2005 में मात्र 1 नंबर से रुका, उसमें भी इंटरव्यू दिया था। 2008 में मेरा नायब तहसीलदार हुआ, उसके बाद ट्रेजरी ऑफिसर और एट लास्ट एसडीएम पे सिलेक्शन हुआ। आप लोगों से बात करने के लिए यहाँ लाइट नहीं है, मैंने पंखा बंद कर रखा है तो काफ़ी गर्मी है। तो मेरा सौभाग्य ये रहा कि पापा के कॉलेज में ही मुखर्जी अंकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में थे। उनके बेटे अनिरुद्ध मुखर्जी ने पहले अटेम्प्ट में आईएएस में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 2 साल बाद ही कॉलेज के सौरभ बाबू सर ने आईएएस एग्ज़ाम में फर्स्ट पोजीशन होल्ड की। साथ ही मेरे एक भैया थे जो इंजीनियरिंग में थे, वो काफ़ी कम पढ़ते थे लेकिन उनके नंबर हमेशा बहुत अच्छे आ जाते थे। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि आप इतना कम कैसे पढ़ते हैं और आपके नंबर इतने अच्छे कैसे आ जाते हैं। तो उन्होंने मुझे एक प्रोसेस बताया, साइंटिफिक प्रोसेस था और उसको मैंने मॉडिफाई करके अपने पीसेस के लिए यूज़ किया और इसको मैंने अपने किसी भी जूनियर को जब बताया है और उसने अगर उसे ईमानदारी से फॉलो किया है, चाहे वह किसी भी परीक्षा के लिए किया हो, तो उसको सफलता अवश्य मिली है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि एक छोटे से वीडियो में मैं प्री से लगा करके और फाइनल इंटरव्यू तक आप लोगों तक डिस्कस करके बताऊं कि एक बेसिक तैयारी के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है और किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों का ध्यान आपको किन चीज़ों पे ध्यान रखना है और किन चीज़ों को नहीं करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्या करना है। जो लोग पहले से ही किसी एग्ज़ाम के थ्रू किसी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो हम सबके साथ एक मानवीय प्रवृत्ति होती है कि हम ढूंढते हैं, मुहूर्त निकालते हैं कि समय होगा जब 5-6 घंटे होंगे तो हम बैठेंगे और हम उस समय तैयारी कर रहे होंगे। आप यकीन मानिए ऐसा कोई मुहूर्त या समय आपके लिए स्पेशली नहीं निकल के आएगा जहां आप बैठ करके एक साथ पढ़ सकें। आपको समय ढूंढना होगा। आपके हर समय दिमाग में ये बात घूमनी चाहिए कि आपकी जो परीक्षा में कॉम्पिटिटर है आपके साथ का, वो एक ऐसा लड़का भी हो सकता है जो डिप्टी एसपी पे सेलेक्ट हो चुका हो, असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेड टैक्स पे सेलेक्ट हो चुका हो और एसडीएम के लिए अभी भी प्रयासरत हो। या एक ऐसे लड़के के साथ आपकी परीक्षा है जो सिर्फ और सिर्फ 18 घंटे एक बंद कमरे में पढ़ रहा है। और अगर ऐसे में आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने नौकरी के साथ में टाइम निकालूंगा, अलग से 6-7 घंटे पढ़ूंगा, तो आप ऐसे भूल जाएं। आपको अपनी नौकरी में ही समय को बीच बीच में ढूंढना होगा। जैसे मैं जब नायब तहसीलदार के सीट पे थी, मेरा बच्चा भी छोटा था, उस समय मेरे पास कोई सर्वेंट भी नहीं था। मेरी कोशिश होती थी कि मेरा जो जीएस का पार्ट है, जिसमें एक कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ा और उस एक पैराग्राफ को पढ़ने के उपरांत आपने बुक रख भी दी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने टेबल पे ऑफिस में भी या जहाँ पर भी हैं, किचन में काम कर रहे हैं, सारे लड़के घर पे खुद ही खाना बना करके तैयारी करते हैं जैसे मुझे पता है इलाहाबाद में। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, आप हमेशा अपनी किताब को सामने रखें।
आप रोटी भी सेक रहे हैं तो आप किताब के सामने रख के 2 बोल्ड पॉइंट आप उस समय भी रट सकते हैं, चाहे वो कोई भी हैं, कि चीन से जुड़ी हुई भारत की सीमा के कौन कौन से राज्य हैं, जो सड़क बन रही है वो भारत और लद्दाख में से होते हुए किस किस राज्य से गुजर रही है। तो आपको ये सोचना है कि मुझे समय कहाँ निकालना है। जब मैं तैयारी कर रही थी नायब तहसीलदार के तौर पर, तो मैं 10 बजे सोती थी और 2 बजे उठती थी, क्योंकि मेरे पास समय का बहुत अभाव था और ये मुझे पता था कि ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए कर रही हूँ, किसी अन्य के लिए नहीं। परिश्रम से कभी कोई नहीं मरता है, ये आप हमेशा याद रखिए। और सुबह के वो जो 4 या 3 घंटे आप निकालते हैं, अगर आप 2 घंटे भी अतिरिक्त निकालते हैं, आप 6 बजे की जगह 4 बजे सोकर उठते हैं, तो आप महीने के 60 घंटे अपने अतिरिक्त निकाल रहे हैं पढ़ने के लिए। तो शुरू करते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि अधिकतम से अधिकतम आपको एक छोटे से वीडियो में बता दूं, और उसके अतिरिक्त भी यदि आपके पास कोई प्रश्न रह जाता है तो निसंदेह आप मुझसे अलग से मैसेंजर से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको सब बता दूं। उम्मीद है आपको मेरा पैड दिख रहा होगा। एक सामान्य प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए जो सामान्य विषय जिनको आपको पढ़ना होता है वह है आपके इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, उसके अतिरिक्त आपका साइंस एंड टेक, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश, समसामयिक, और साथ ही कोई एक आध विषय शायद छूट रहा हो, देख लीजिएगा। एक मोटा मोटी अगर आप देखें तो आपको 8 से 10 विषय सी सेट छूट रहा है, सी सेट। अगर आप इन पे निगाह डालें तो आप, बहुत सारे बच्चे ऐसी पढ़ाई करते हैं कि जो क्वेश्चन कहीं नहीं मिल रहा है उन पे कंसंट्रेट करते हैं, जबकि अगर आप किसी भी साल के परीक्षा के क्वेश्चंस को उठाइए तो आप देखेंगे कि जो आपके बेसिक क्वेश्चन हैं 90% वो आपके बेसिक जीएस से आते हैं। इतिहास में कभी आपका नहीं बदलेगा कि अशोक का कार्यकाल क्या था, कभी नहीं बदलेगा कि 1857 का गदर कब हुआ। किसी भूगोल में किसी भी नदी की दिशा नहीं बदलेगी, पॉलिटी में कभी अनुच्छेद नहीं बदलेंगे, साइंस नहीं बदलेगी, पर्यावरण नहीं बदलेगा, अर्थव्यवस्था नहीं बदलेगी। अर्थव्यवस्था में बदलेगा तो सिर्फ इतना कि लोहे के उत्पादन में इस समय विश्व में सबसे ज़्यादा किस देश में उत्पादन होता है, यह क्रम बदल सकता है, लेकिन आपकी जीडीपी किस हिसाब से निकाली जाती है, इस तरह के प्रश्न कभी नहीं बदलेंगे। उत्तर प्रदेश के शहर, उनकी सांस्कृतिक जीवन, नृत्य, ये कभी नहीं बदलेगा। इस मोटा माटी यदि आप चीज़ों को तैयार कर लेते हैं एक बार 1 साल में, तो आप देखेंगे कि आपको बार बार जीएस के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ फिर आपको समसामयिकी पढ़ने की। अब बात आती है कि आखिर पढ़ाई कहाँ से की जाए। मैं रिकमेंड करूँगी आप सभी को कि एक यूनिक की किताब आती है। यूनिक के 2 एडिशन हैं, एक इलाहाबाद एडिशन और दूसरा दिल्ली एडिशन। आपका जो शायद दिख नहीं रहा है आप लोगों को उधर, सॉरी, वो थोड़ा सा दिक्कत है। इलाहाबाद एडिशन उन लोगों के लिए है जो कि हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, और दिल्ली एडिशन उनके लिए है जो इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं। आपके ज़्यादातर जितने भी सब्जेक्ट आपके जीएस के हैं, इसमें एनसीईआरटी से लेकर के हायर लेवल तक की सारी विषय वस्तु आपको यूनिक में मिल जाएगी। अगर यूनिक के अतिरिक्त आप कुछ पढ़ना चाहें, जैसे कि पॉलिटी के लिए मैंने दर्पण का विशेषांक और अर्थव्यवस्था के लिए दर्पण के विशेषांक पे फोकस किया था, अन्य विषय को मैंने यूनिक से पढ़ने की कोशिश की। आपके उत्तर प्रदेश के लिए आपका एक घटना चक्र का एक विशेषांक आता है और साथ ही साथ एक परीक्षावाणी का विशेषांक आता है, किताब आती है परीक्षावाणी की, इसको आप देख सकते हैं। ये आप अगर आप किसी अन्य किताब के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस में हैं कि नहीं इतिहास यूनिक की जगह मुझे केसी श्रीवास्तव का पसंद है, आप वहीं से पढ़ें। ये देख लें कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वह किताब ऑथेंटिक हो, उसमें लिखे हुए फैक्ट ऑथेंटिक हो, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। दूसरी चीज़ आती है कि आप जो
तैयारी कर रहा है उस व्यक्ति का संघर्ष हर एक का दूसरे से अलग होता है। संघर्ष मैं इस बात के लिए कह रही हूँ, किसी व्यक्ति का भूगोल बहुत कमज़ोर होगा तो किसी का इतिहास बहुत कमज़ोर होगा, किसी का साइंस बहुत मजबूत होगा। आप जब अपनी तैयारी करने के लिए बैठें तो यह आप स्वयं तय करें कि आपको किस विषय पे कितना समय देना है। आप अपने पूरे साल को 12 महीनों को आप तोड़ लें इस विषय पे। हो सकता है कि इतिहास पढ़ने के लिए आपको 3 महीने की ज़रूरत हो, लेकिन आप साइंस बैकग्राउंड हो तो आपको साइंस पढ़ने की कोई आवश्यकता ना हो। इस हिसाब से आप पूरे 12 महीने में अपने तोड़ लीजिए कि मुझे कौन सा विषय कितने दिनों में या कितने महीनों में पढ़ना है। जैसे ही आप ये तोड़ लेंगे, ये एक प्रक्रिया बनाने में आपको 2 से 3 दिन लगेगा। आप सुन के थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा आपको कि मुझे एक प्रक्रिया बनाने में 2 से 3 लग रहा है, प्रोसेस बनाने में। जैसे ही आपने देखा कि मुझे भूगोल पढ़ने के लिए पूरे साल में 2 महीने चाहिए ही चाहिए, उन 2 महीनों को पढ़ने के लिए आपके पास यानी है 60 दिन। अब आपको करना क्या है, इन 60 दिनों को भी 60 दिन नहीं मानना है। किसी भी महीने को आप मात्र 26 दिन का मानेंगे, यानी कि 26 दिन के एक महीने के हिसाब से ही, यानी आपकी किताब में कुल मिलाकर के 60 पृष्ठ हैं, जिससे आपका पूरा भूगोल तैयार हो जा रहा है। तो अगर आप मोटा मोटी 60 दिन का ही महीना मान रहे हैं तो आपको प्रत्येक दिन पर यानी एक पृष्ठ भूगोल का पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपकी 2 महीने में ज्योग्राफी जो है वो रेडी हो जाएगी। अब आप में से बहुत लोगों का प्रश्न होगा कि हम महीने को 26 दिन का ही क्यों माने। उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि मैंने हमेशा महीने को 26 दिन का इसलिए माना, तो उसका लाभ ये होता है कि आपका एक रविवार जो आपको मिलता है वो आपको अपने अन्य व्यक्तिगत कार्यों के लिए अतिरिक्त रखना है, प्रेशर बचाने के लिए रखना है। हो सकता है कि आप सोमवार को आपको जो पढ़ना था उस दिन आप बुखार आ गया, आपके ऑफिस में कोई अतिरिक्त कार्य आ गया, या आपके कोई दोस्त आ गए, आप कोई फिल्म देखने के लिए चले गए, या अन्य कोई विषय कि आपको बुखार हो गया। आप करेंगे क्या कि जो सोमवार के दिन आप नहीं पढ़ पाए उस दिन के शेड्यूल को रविवार पे आप शिफ्ट कर देंगे, ताकि आपके दिमाग पर प्रेशर ना हो। या सोमवार को आपने जो पढ़ा और वो कहीं ना कहीं आपको लगा कि इसमें मुझे अतिरिक्त दोहराव की ज़रूरत है, तो आप उसको रविवार के दिन दोहरा लेंगे। इस हिसाब से आप अपने पीछे पन्ने पे मैंने जो लिखा, आप अपने सारे विषय जितने आपके हैं, इतिहास, भूगोल और सबके, आप उसको तोड़ेंगे कि यानी इतिहास यदि आपको 3 महीने में पढ़ना है, 3 महीने में जिस किताब से पढ़ना है, तो यानी पर डे मुझे 5 पेज पढ़ने ही पढ़ने हैं। भूगोल मुझे प्रतिदिन 5 पेज पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो मेरी 2 माह में भूगोल खत्म हो जाएगी। इस तरह से आप अपना पूरा शेड्यूल तोड़ लीजिए सारी किताबों को रख करके कि किस सब्जेक्ट को कितने महीनों में और जिस किताब से पढ़ना उसके कितने पेज में पढ़ने से, मेरा प्रतिदिन पढ़ने से मेरा ये सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसको समझने में आप में से किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न सभी के मन में होगा कि ये तोड़ने के बाद हम क्या करें। एक सेकंड, मेरा ये कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे आइडिया नहीं है वीडियो बनाने का। एक सेकंड बस। रुकिए, मैं इसे हाथ में ले लेती हूँ तो शायद बेहतर हो जाएगा।